Morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, welcome you all on Monday. So, I hope you all are fine. So, let's start. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स। उसके ऊपर हम लोगों ने वी गॉट अ गुड क्लैरिटी हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होगा, आपने उसको एकदम ध्यान में सेट करके रखा होगा। ये सारे प्रोसेस एकदम क्लियर होने चाहिए। आप अभी बिल्डअप कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने 4 स्टेप प्रोसेस लिखवाया था तो ये 4 स्टेप प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए, ताकि कभी भी आपको कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने के लिए बोला जाए अलोंग एनी एक्सेस, तो आप वो निकाल सको। तो जब आप एप्लीकेशन की बात करोगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि कौन सा एक्सेस हम ले। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज बीइंग कैप्चर्ड इन द रिकॉर्डिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड कर पाओ सवालों में कि हमें कौन सा एक्सेस लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस हम लेते हैं वो एक्सेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। इधर इट विल बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस और इट विल बी पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस। So depending upon the questions, depending upon depending upon the situation, you need to decide for yourself कि मुझे कौन सा एक्सेस चूज करना है जिसके अबाउट में मुझे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना पड़ेगा, राइट? तो ये है, देखिए इसीलिए मैंने आपको स्टेप 1 में लिखाया था, अगर आपको याद होगा, डिसाइड द एक्सेस। ठीक है, तो जब सवाल पूछा जा रहा था तो उस केस में आपको समझ में आ रहा था कि अगर ग्राउंड है तो गो अहेड विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमने पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस भी डिसाइड किया था, एंड वी आल्सो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस के बेस पे हमने रिजॉल्व किया था वेक्टर को, और दूसरा हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे भी रिजॉल्व किया है वेक्टर्स को when we were working with the inclined planes, right? तो एक सवाल करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड विद द एजेंडा, ठीक है? सो दैट आई कैन फील कॉन्फिडेंट दैट हाँ, आप लोगों ने पढ़ाई की है। लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू डू दिस और नॉट। देखिए ध्यान से, वैसे आपको ये करना आना चाहिए। लेट्स सी, सपोज मैं ये इंक्लाइंड प्लेन ले रहा हूं। सपोज आई एम टेकिंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? एंड लेट अस से कि अब जो एंगल मैं ले रहा हूं वो यहां से ले रहा हूं, वर्टिकल से, ठीक है? ऐसा ले रहा हूं मैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल जो है, लेट अस से दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है? सपोज मैंने एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए ध्यान से। सपोज इफ आई अप्लाई अ फोर्स समथिंग लाइक दिस, ये एक फोर्स वेक्टर है। लेट मी नेम इट एज एफ वेक्टर, ठीक है? ये एक फोर्स वेक्टर है और एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो है 20 न्यूटन सपोज, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सुने, आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड पैरेलल, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूँ, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इस सवाल के लिए भी करना है, और एक सवाल दे रहा हूं एसोसिएटेड। सब लोग स्टार्ट करें। एवरीवन प्लीज, यू नीड टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर प्रोवाइडेड। दूसरा जो मैं वेक्टर दे रहा हूं वो सपोज मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, फील करें। ये सेम एफ वेक्टर है, ठीक है? बट अभी ऐसा लग रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है ना? ट्राई इट आउट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एवरीवन प्लीज।
ओके, आई एम सीइंग पीपल रिस्पॉन्डिंग। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप अपना एक्सेस सिस्टम बनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस सिस्टम बनाता हूं मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैं ऐसा एक लाइन लिया, देखिए ध्यान से, ये प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी देखिए, ये आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस बना दिया। अभी दूसरा स्टेप जो मैंने आपको सिखाया था वही आपको करना है। आपको क्या करना है, सपोज अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका वर्टिकल एक्सेस, सब लोग देखें, ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस, एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी कंपोनेंट्स लेने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं, तो प्रोसेस आपको पता है कि टिप ऑफ द वेक्टर से आपको परपेंडिकुलर खींचना है हॉरिजॉन्टल पे एंड वर्टिकल पे, समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसा करना है आपको। तो ऐसा करोगे आप, ध्यान से देखो, तो आपको कौन से कंपोनेंट्स निकालने हैं, आपको एक कंपोनेंट निकालना है ये वाला। ठीक है, एक सेकंड, मैं वेक्टर के फॉर्म में दिखा देता हूँ। वेक्टर क्या होगा, वेक्टर मैंने आपको सिखाया था, वेक्टर विल बी, एक वेक्टर ये आएगा और दूसरा वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन भी आपको मैंने स्टेप लिखाया था, कहाँ पे, टेल पे जो होगा वो टेल होगा, जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, और हेड आएगी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे, याद है, ये मैंने आपको बताया था। तो वेक्टर के फॉर्म में भी आपने लिख दिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो ये एफ वेक्टर है 10 न्यूटन। अच्छा, ये एंगल देखो, ये 30 डिग्री है। याद करो मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा, क्या मैंने ये चीज बताई थी आपको, इसको अप्लाई करें यहाँ पे। देखो ये है वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल, और ये जो लाइन है ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल वही होगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री है। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस। अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा ये आपको पता है, ये वाला कंपोनेंट 30 डिग्री, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है क्या 30 डिग्री क्लोजर है, आपको पूछना है, क्लोजर है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री। ये क्लोजर वाला फंडा समझ में आ रहा है आपको, इट विल बी 20 कॉस 30 डिग्री। ये समझने वाली बात है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। इसकी मैग्नीट्यूड इतनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाले की, और वर्टिकल वाले की कितनी होगी, वर्टिकल वाले की हो जाएगी 20 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो इज इट 10 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। अब इधर देखिए, इधर भी आप एक्सेस बनाओगे पहले, कोई खास बात नहीं है, खटाखट करते चलो। अभी स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टेप्स लिखाया है। इनिशियल प्रोसेस में ना, लर्निंग प्रोसेस में आप स्टेप्स भूलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने वो बेसिक एल्गोरिदम आपको लिखाया, उसे प्लीज फॉलो करें, है ना, डिलीजेंटली उसे फॉलो करें, उस पर कोई ढील ना दें। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स, वेरी गुड। मुझे बच्चों के मार्क्स, अभी मार्क्स बोल रहा हूँ, मुझे उनके रेस्पॉन्सेज कलेक्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, बहुत सिंपल है। तो सब लोग देखें, यहाँ से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक खींचोगे इसके ऊपर, और दूसरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप यहाँ पे खींचोगे। ठीक है, अब वेक्टर्स बनाओगे, वेक्टर्स जो बनाना है दैट इज एन आर्ट। हाउ वुड यू डू इट, आप वेक्टर, एक वेक्टर बनाओगे इस तरफ, अंडू करता हूँ, एक सेकेंड, एक वेक्टर बनाओगे आप इस तरफ, आई होप यू अंडरस्टूड इट, और एक वेक्टर बनाओगे इस तरफ, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। अच्छा, अब देखो, अब मैग्नीट्यूड बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये एफ वेक्टर, देखो ध्यान से, एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, 20 न्यूटन। अब देखो, अब ये वाला एंगल देखो, क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, दिस वन विल बी 30 डिग्री के क्लोजर, ये वाला क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्लोजर है क्या, हाँ, तो इट विल बी एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री मतलब इट विल बी 20 cos 30 डिग्री, 20 into √3/2 न्यूटन। I hope everybody is getting this, and this one is further, this one will be 20 sin 30 degree, that is 20 into half Newton. So this should be your answer. I hope everybody has got this. क्या क्लैरिटी है, ठीक है, क्लैरिटी है, समझ में आई बात, क्लियर है। सो ये दो सवाल आपने किए हैं। अब देखो, इसमें वेरिएशंस में काफी डाल सकता हूँ, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है,
आपको बेसिक ज्योमेट्री निकाल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस के साथ आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, ये मिसकंसेप्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मिसकंसेप्शन ये होता है कि सपोज सपोज देखिए ध्यान से, ये मिसकंसेप्शन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से लिखना अपने कॉपी में। बच्चे का मिसकंसेप्शन क्या होता है, देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा एक फोर्स लेता है, मान लो ऐसा लिया उसने, उसने एक्सरसाइज भी बना लिए, सब कुछ उसने फॉलो किया एकदम जैसा मैंने बोला था, लेकिन वो क्या करता है, देखो वो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, गुड, ये खींचा उसने, और उसने ये भी खींचा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, गुड, ये दोनों कर लिया उसने। ये दोनों करने के बाद अब वो गड़बड़ क्या करता है, देखो वो सपोज उसने बोला कि सर ये एंगल मुझे किसी तरीके से पता चल गया कि ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट जब वो डिसाइड किया, सुनना, व्हेन ही डिसाइडेड ऑन दिस कंपोनेंट, तो उसने ये 30 डिग्री का एंगल लिया, उसने डिसाइड किया क्या ये क्लोजर है, उसने बोला हाँ क्लोजर है, तो इसको उसने बोल दिया एफ कॉस 30 डिग्री, सही है। लेकिन जब इधर का कंपोनेंट निकालने की बारी आई, समझना मिस्टेक क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड इट बेटर। ये जब इधर के कंपोनेंट निकालने की बारी आई तो वो 30 डिग्री ना लेके इधर 60 डिग्री को ले लिया इधर, और फिर बोल रहा है 60 डिग्री, ये भी तो क्लोजर है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे एंगल लिख दिया एफ कॉस, सॉरी कंपोनेंट लिख दिया एफ कॉस 60 डिग्री, ये गलत हो गया। मतलब अगर आप 30 डिग्री को रेफरेंस मान के चल रहे हो तो उस 30 डिग्री के बेसिस पे डिसाइड करो कि कौन क्लोजर है और कौन फार्दर है। ऐसा नहीं कि दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया 60 डिग्री फॉर डिसाइडिंग द सेकंड वन, जो जो आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो 60 डिग्री से फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि क्लोजर है या फार्दर है। कोई भी एक एंगल लो, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कौन क्लोजर है कौन फार्दर है, और देन डिसाइड कॉस 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ये दोनों एंगल मत यूज कर लेना, तब गलत हो जाएगा। अगर किसी ने इसको एफ कॉस 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है, सॉरी एफ साइन सॉरी, एफ कॉस 60 डिग्री लिखेगा तो सही है, एफ साइन, अब उसने ये एफ साइन 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, ये गलत हो गया। समझ में आई बात, ये गलत हो गया, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये एफ साइन 60 डिग्री नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो सजेस्टेबल क्या है, मैं बच्चे को क्या बोलता हूं कि आप कोई भी एक एंगल निकाल, किसी भी एक एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से किसी भी एक एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल निकाल लो, वो ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, और उसी एंगल के बेसिस पे डिसाइड करो कि कौन फार्दर है कौन क्लोजर है, एंड देन डिसाइड योर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है, दोनों एंगल लोगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है, सो अवॉइड इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मिसकंसेप्शन क्या है, क्या क्लैरिटी है ये, समझ में आई बात, गुड। तो वी हैड अ गुड प्रैक्टिस, मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाया, आई होप यू हैव नाउ लर्नड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमने ये कंपोनेंट वाला प्रोसेस पढ़ा ही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप मैं लिखा रहा हूँ, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फंडा, सब लोग इसे लिखें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट बाय कंपोनेंट्स, राइट। ये तरीका अभी हमें सीखना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स। ये देखो, ये जो प्रोसेसेस है ना, जो जो मैं हेडिंग लिखा रहा हूँ, आप एक चीज देखोगे कि यही सब चीज आप ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में यूज करो। वेक्टर्स एक्चुअली एक मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में जो इसका यूज है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब हम अभी वेक्टर्स को जोड़ेंगे, बट उनके कंपोनेंट्स निकाल के उनको जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या मैं लिखा रहा हूँ, देखो, वी विल ऐड वेक्टर्स but we will do, or we will first find out components of a vector
एंड देन ऐड दीज कंपोनेंट्स। ये बेसिकली हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना, ऐसा ये मेथड क्यों हम करते हैं, व्हाई वी डू इट, व्हाट वी डू, राइट। देखो, मैंने आपको सिखाया था कि वेक्टर के एडिशन के, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट्स जब मैंने लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हेन वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, वी जनरली हैव टू मेथड्स ऑफ एडिंग देम। पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, जिसके लिए हमने वो फॉर्मूला रटा था, याद है कौन सा फॉर्मूला, मैंने उसको समझाया भी था कैसे आता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है किसी भी एक वेक्टर के साथ, वो भी आप निकाल सकते हो, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो उसे हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। और दूसरा होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट। एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स, बिकॉज मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड सिखाना था, इसलिए मैंने पहले आपको सिखाया कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। सो यू अंडरस्टूड द सीक्वेंस ऑफ फ्लो, क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर जब हम करेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड, ये मेथड हमें सीखना है। दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी, राइट, ये हमें पता है। अब हम ये सीखने वाले हैं। तो हमने अभी इससे पहले ये सीख लिया है कि भैया कंपोनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हमें एक्सेस डिसाइड करना पड़ता है, फिर ब्ला 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 कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, एंड वी गेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। अब सवाल है कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट करेंगे कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल है कि हम ये मेथड क्यों करते हैं। मैं क्यों करते हैं वो समझा रहा हूं। आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। देखिए, सपोज आई हैव टू ऐड टू वेक्टर्स। मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, यहाँ पे इधर एक वेक्टर है, एंड सपोज देयर इज अनदर वेक्टर, सपोज आई गिव यू दिस। सपोज मुझे दो वेक्टर जोड़ने हैं, तो दो वेक्टर जोड़ने हैं तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली ऐसे दो वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं, तो आप कौन सा रूल लगाओगे यहाँ पे दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए, विच रूल यू विल अप्लाई। अगर दो वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं, क्विकली रेस्पॉन्ड करो, अगर दो वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं कौन सा रूल आप लगाओगे, बोलो कौन सा रूल आप लगाओगे। पैरेललोग्राम रूल, वेरी गुड, पैरेललोग्राम रूल। इस कंडीशन में पैरेललोग्राम रूल लगाओगे बिकॉज दोनों वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं, पहली बेसिक बात, ठीक है, विच वी शुड ऑल रिकॉग्नाइज। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग वाज इजी। तो व्हेन वी हैव टू, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, टू वेक्टर्स का एडिशन, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, टू वेक्टर्स एडिशन। तो टू वेक्टर्स एडिशन अगर है, तो हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट, सॉरी, वी आर सीइंग दैट analytical method can provide us answer. Analytical method can provide us answer. समझो इस चीज को। हाँ, बात तो सही है, इससे आ जाएगा, सब आ जाएगा, रिजल्टेंट भी आ जाएगा, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आ जाएगी, दोनों चीजें आ जाएंगी, राइट। सब लोग मेरे साथ हो। अच्छा, अब क्या है, फील करना। सपोज मेरे को तीन वेक्टर दे दिया, थ्री वेक्टर्स की एडिशन करनी है। अब जब थ्री वेक्टर्स की एडिशन करनी है, और सपोज मैंने वेक्टर्स ऐसे दिए, फील कीजिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, फील करना, ठीक है। और मान लो एक और वेक्टर मैंने लिया समवेयर इन दिस डायरेक्शन, सपोज ये तीन वेक्टर मुझे जोड़ना है। सपोज, देखो आपको फील आएगी कि क्यों आप कर रहे हो, जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, राइट। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो आपको सब कुछ फ्लो होता हुआ आराम से, कहीं पे फंसोगे नहीं, आपको दिखने लगेगा। तो सपोज अभी मैं इसका नामकरण कर देता हूं, सपोज दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर, एंड दिस इज माई सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर को मुझे जोड़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे का मन में सवाल आ सकता है कि सर ये तीनों वेक्टर का जो टेल है, क्या ये हमें प्रोवाइडेड रहेगा कि तीनों वेक्टर के टेल एक ही जगह पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रोवाइडेड है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो आपको पता है कि तीनों वेक्टर को टेल टू टेल रखने के लिए आपको करना क्या है।
आई एम वेटिंग, आई एम टेकिंग अ पॉज, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मैंने बोला अगर तीनों वेक्टर को टेल टू टेल रखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं रखा है तो आपको पता है कि तीनों वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू टेल हम कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? अगर नहीं रखा हुआ होगा तो, नहीं रखा हुआ होगा तो कैसे रख सकते हैं? थोड़ा रेस्पॉन्स किया करो प्लीज। ये सब चीजें, अलाउबल मूवमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू। क्या मैंने आपको पढ़ाया है अलाउबल मूवमेंट? बिल्कुल सही। वो अलाउबल मूवमेंट देके हम तीनों वेक्टर को इधर हेड टू टेल या टेल टू टेल पोजीशन पे रख लेंगे। तो मान लो वो सब काम हो चुका है, तामझाम खत्म हो चुका है और तीनों वेक्टर टेल टू टेल कंडीशन में आ गए हैं। अब फील करो, सपोज मुझे ए और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो ए और बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है सर, तो ए और मुझे एनालिटिकल मेथड ही लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? Sorry. ये देखो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद मैं ये वेक्टर बना रहा हूँ, फील करना। ये आया ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, समझना। दिस इज द रिजल्टेंट दैट वी आर गेटिंग फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ऐसा हुआ। अब पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ये दोनों के बीच का एंगल है, मान लो मैं बोल देता हूँ कि ये दोनों के बीच का एंगल है θ1। तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? सोचना, प्रोसेस कितना कम्बरसम हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें हमें तो ए बी और सी को जोड़ना है ना। तो ए और बी का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। सपोज आई कॉल इट एज रिजल्टेंट वन वेक्टर, दिस इज माई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको मैं नामकरण कर रहा हूं, सपोज दिस इज रिजल्टेंट वन वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है, अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा सी वेक्टर के साथ। तो आपको ये वाली एंगल निकालनी पड़ेगी पहले। अब ये वाली एंगल निकालने के लिए मान लो ये वाली एंगल आपको दे दी गई है θ2, तो आपको पहले ये वाली एंगल निकालनी पड़ेगी कि रिजल्टेंट की एंगल बी वेक्टर के साथ कितनी है। तो रिजल्टेंट की एंगल बी वेक्टर के साथ कितनी है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद करो वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, सपोज इफ आई से दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या करोगे? tan अल्फा के ऑपोजिट में क्या है? a है, तो a साइन अल्फा करोगे आप, सॉरी a साइन θ1 करोगे आप, और a साइन θ1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा a cos θ1 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था? वो यूज करोगे, फिर अल्फा निकालोगे, फिर अल्फा और θ2 को जोड़ोगे टू गेट द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड r1 वेक्टर, फिर इसका रिजल्टेंट निकालोगे। आर यू गेटिंग अ फील? तो डोंट यू थिंक कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो एनालिटिकल मेथड से उनका आंसर निकालना इज क्वाइट कम्बरसम। आर यू गेटिंग अ फील? समझो प्रोसेस को। आर यू गेटिंग अ फील? अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो इस तरीके से अगर हम जोड़ते गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन डोंट यू थिंक इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस? कम्बरसम मतलब लेंथी है। क्या इसे एग्जाम कंडीशन में आप कर पाओगे? नहीं। इट इज टफ टू डू इट। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इट इज टफ टू डू इट। यस और नो? तो आप फंस जाओगे। तो बेसिक तो फिर अभी करना क्या है? तो अभी हमें इसके लिए कोई उपाय चाहिए। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर हम ये दूसरा मेथड फॉलो करें, which is the addition of vector by component method, it will help us a lot in solving questions which are involving more than two vectors. तो जब भी more than two vectors आए, we always look towards addition of vectors by component method. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ ऐसी सिमेट्री है कि हमें कंपोनेंट मेथड की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सजेस्टेबल यही है कि अगर दो वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो गो फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड। समझ नहीं आया? एनालिटिकल मेथड कब यूज करेंगे? यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्रिड आपके लिए बना के देता हूँ। ये आपका नोट्स का इंटीग्रल पार्ट होगा, आप इसे नोट्स में रखोगे कि एनालिटिकल मेथड कब यूज करेंगे। व्हेन वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है तो हम एनालिटिकल मेथड यूज करके आंसर आसानी से ला सकते हैं। तो क्या दो वेक्टर होगा तो क्या मैं
एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड नहीं लगा सकता हूं? लगा सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन अगर दो वेक्टर्स ही हैं तो आपको पता है कि एनालिटिकल मेथड से भी मुझे इसका आंसर तुरंत मिल सकता है। तो एनालिटिकल मेथड लगाऊं या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड लगाऊं, इसके बीच में आपको स्ट्रगल नहीं करना है। अगर दो वेक्टर है तो एनालिटिकल मेथड आप बिंदास लगा सकते हो, आंसर ला सकते हो, कोई खास बात नहीं है। राइट राइट, समझ में आई बात। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड जो है, सुने ध्यान से, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड जो है, ये मेथड तब यूज होगा व्हेन वी आर हैविंग 3 और मोर वेक्टर्स की एडिशन अगर करनी है तो, ठीक है। देन यू डू देन वी सॉल्व दिस वेक्टर्स बाय एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड। अच्छा, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड में आपको करना कैसे है सॉल्व इसे, ठीक है ना। सजेस्टेबल वे क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड में, वो मैं लिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने 10 मिनट आपसे चर्चा की, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर कि वेक्टर एडिशन के लिए आप एनालिटिकल मेथड यूज करोगे टू गो अहेड विद वेक्टर एडिशन, और यू विल चूज यू नो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड। कौन सा मेथड आप चूज करोगे, क्या इसकी प्रॉपर क्लैरिटी आपके दिमाग में सेट है? अब आप नोट करें, आगे बढ़े क्विकली, फास्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। ओके फाइन। इसमें ये जो थ्री वेक्टर्स एडिशन है ना, इसमें लिखना, इसमें इसके साथ साथ आप लिखना जो मैंने बोला था, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, उसको मैं लिखा नहीं सकता हूँ। एक वर्ड में अगर मैं बोलूंगा कि इट इज क्वाइट कम्बरसम, ये वर्ड मैंने यूज किया था। कम्बरसम मतलब लेंथी, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। क्वाइट कम्बरसम, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो इससे आंसर जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो श्योर, बट जल्दी नहीं आएगा तो फंस गए। जल्दी आना चाहिए, कंपटीशन है, राइट। हम तो ऐसे बैठ के कोई रिसर्च तो नहीं कर रहे हैं, हमें खटाखट खटाखट आंसर लाना है। तो उसके लिए कंपोनेंट मेथड जो है वो बेटर होगा अगर हमारे पास 3 से ज्यादा वेक्टर्स है, ठीक है ना। आइए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन। क्लियर है ये? क्लियर है ना, सबको समझ में आ रही है? एकदम फ्लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आइए, अब देखिए, बेसिकली ये कंपोनेंट मेथड यूज करने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि दो वेक्टर, सी द इजीएस्ट वे ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स इज एज पर बिलो अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स। सुनो, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको फील भी आएगा, हाँ ये सबसे इजी था दो वेक्टर ऐड करने के लिए, ठीक है ना। दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर ऐड करने का इजीएस्ट तरीका कब आता है, या इजीएस्ट वे में हम दो वेक्टर को कब ऐड कर सकते हैं? जब दो वेक्टर की इस तरीके के अरेंजमेंट हो। किस तरीके के अरेंजमेंट, वो मैं लिखा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। पहला, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, सुनना, समझना, इसको अप्रिशिएट करना। देखो, सॉरी, ये सुनो, सपोज एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ऐसे मुझे दो वेक्टर जोड़ने हैं। मैंने इनको अलग अलग दिखाया है। तो सपोज ये ऊपर वाला वेक्टर है ए वेक्टर और नीचे वाला वेक्टर है बी वेक्टर। तो अगर ऐसा कंडीशन है दो वेक्टर को जोड़ने का, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या आ जाएगा? क्या दोनों वेक्टर का एडिशन आ जाएगा ए प्लस बी। सोच समझ के मैंने ए के ऊपर वेक्टर हटा दिया है। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। या फिर आप इसको ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस लिख सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्लियर है ये? क्या ये तरीका होगा जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इजीएस्ट है ऐड करना। दूसरा तरीका क्या होगा, फील करना। दूसरा तरीका होगा, अगर दो वेक्टर्स हैं और वो जस्ट ऑपोजिट पॉइंट कर रहे हैं। सपोज इफ आई से कि पहला वेक्टर इधर है, फील करें, पहला वेक्टर इधर है, फील करें इस चीज को, ये ए वेक्टर है मेरा, और दूसरा वेक्टर जो है
वो ऐसा है, फील करें। तो अभी दो वेक्टर जो है, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। आई एम राइटिंग डाउन दिस वेक्टर्स, आई होप यू आर फाइंडिंग इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो एडिशन आएगा, क्या ये आएगा a माइनस बी, विच विल बी रिटर्न एज a वेक्टर का मॉड्यूलस माइनस b वेक्टर का मॉड्यूलस। क्या ये दोनों सेम है? a को a वेक्टर का मॉड्यूलस लिख सकते हो, b को b वेक्टर का मॉड्यूलस लिख सकते हो, ये दोनों सेम है, राइट? ये दोनों सेम है, राइट? राइट एवरीवन, समझ में आ रही है बात? यस, क्लैरिटी है ये। अच्छा, तीसरा जो है, ध्यान से देखें, तीसरा तरीका है व्हेन टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री। ये तीनों सबसे इजीएस्ट वे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सोचिए, सपोज ए वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा है, ए वेक्टर को मैं ऐसे रखता हूं, लेकिन बी वेक्टर जो है उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या इस केस में, सुने ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब जो रिजल्टेंट आएगा, क्या रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये जो तीन प्रोसेस हमने देखे हैं, समझे इस चीज को, ये जो तीन मेथड हमने देखे हैं, ये इजीएस्ट वे है दो वेक्टर को जोड़ने की। अगर दो वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं तो हमारे लिए इजीएस्ट होता है किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने, ठीक है ना? अगर हमें दो वेक्टर जोड़ना है, दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने हैं, तो हमें वेक्टर्स को इसी तरीके से रखने पड़ेंगे। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ठीक है? द इजीएस्ट वे मैं लिखा चुका हूँ, द इजीएस्ट वे एडिंग टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, इसको और अच्छा करता हूँ, टू और मोर वेक्टर्स, इसको और अच्छा करता हूँ, इज एज पर बिलो अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स इस तरीके से अरेंज हो तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड actually arranges a given vector or arranges two or three vectors as per the arrangement shown, as per the arrangement of vectors shown in previous slide। ये आपकी कंप्लीट समझ हो गई, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बेसिकली जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड करते हैं तो हम बेसिकली वेक्टर्स को अरेंज, ये प्रीवियस स्लाइड में जो अरेंजमेंट बात की थी एबीसी, इन्हीं अरेंजमेंट से किसी एक अरेंजमेंट में या इनके कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट में हम चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यही होता है एडिशन ऑफ वेक्टर में, वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। क्विकली इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं फास्ट, क्विकली। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू नोटेड डाउन। सबको एकदम फ्री फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेक्चर जो है, ये वाला लेक्चर का खटाक से घर में जाना है, एक बार पढ़ लेना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने उसी तरीके से इस लेक्चर को पूरा डिजाइन किया है, ठीक है ना? सब कुछ समझ में आएगा आपको, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी एग्जाम्पल शुरू होंगे जहां पे मैं आपको इलिस्ट्रेशन से, एक्चुअली मैंने जो बोला है उसको मैं आपको अभी एग्जाम्पल के जरिए, इलिस्ट्रेशन के जरिए करके दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी कि क्या हो रहा है, क्या बोलना चाहते हैं। अभी तक तो सिर्फ थियरी चल रहा है, आइए समझे। देखिए, सपोज मैंने ये एक्सेस लिया हुआ है, तो ये मेरा क्या एक्सेस है, देख के लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस है, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इज देयर। तो फाइन, सपोज मैंने दो वेक्टर्स लिए, फील करें, सपोज मैंने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर लिया मैंने ऐसा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस,
ऐसा, और दूसरा एक वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पे। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, समझे? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन। लेकिन एंगल्स दिए गए हैं कुछ इस प्रकार। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल दिया हुआ, ये दिया हुआ है 37 डिग्री। फील करें, ठीक है। आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। कैसे जोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझो। सबसे पहले दो वेक्टर से दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल लो अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। मैं इस वेक्टर का नामकरण कर, सॉरी, इस एक्सिस का नामकरण कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, सॉरी, कंपोनेंट्स निकालना है अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस। कैसे करेंगे? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। क्या यहाँ से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? यस सर। और क्या यहाँ से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? यस सर। तो ये करने के बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये 10 न्यूटन है, तो व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर बना देता हूं मैं पूरा, ध्यान से देखो। ये रेड कलर वाला वेक्टर बना रहा हूं मैं। ये कितना हो गया? ये कंपोनेंट इसकी, और ये वाली कंपोनेंट देखो ध्यान से। सॉरी, क्या ये दो कंपोनेंट बनेंगे? अच्छा, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इनकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये ओरिजिनल वाला वेक्टर मैं कट कर रहा हूं, इसकी जगह पे ये दो कंपोनेंट्स आएंगे, है ना? ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स, मतलब इस वेक्टर को भूल जाओ, अब इस कंपोनेंट्स को देखो, है ना? तीनों को नहीं रख लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जब आप कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हो तो वेक्टर्स, ओरिजिनल वेक्टर को भूल जाने का है। अदरवाइज ओरिजिनल वेक्टर भी आ जाएगा, कंपोनेंट भी आ जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज होगे। तो जनरली अगर आप किताबों में देखोगे, इस टाइप से इस वेक्टर को ऐसे कट कर देते, मतलब इसको हटा दो, इसकी जगह पे ये वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो वेक्टर्स है उनको देखो, ठीक है? तो इसके कंपोनेंट्स हैं ये, दैट इज द मीनिंग। मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर था उसको भूल जाओ और सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को देखो। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब ये कंपोनेंट्स आपके पास मिल गए। ये कंपोनेंट कितना है बोलो? ये इधर वाला, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट 10 cos 37 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल वाला 10 cos 37 डिग्री मतलब कितना? cos 37 डिग्री इक्वल टू 4/5, 10 इंटू 4/5 मतलब कितना? क्या ये 8 न्यूटन आएगा? और इधर वाला कितना? 10 sin 37, sin 37 कितना होता है? 3/5, 10 इंटू 3/5 कितना होता है? 6 न्यूटन। क्या ये 6 न्यूटन आएगा एवरीवन? क्या ये 6 न्यूटन आएगा एवरीवन? थोड़ा फास्ट, क्लैरिटी है ये? अब आप क्या करोगे? अब आप इधर से सिमिलर प्रोसेस फॉलो करोगे। 10 न्यूटन को आपके कंपोनेंट्स निकालने, 10 न्यूटन के, तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस टाइप से। देखो, फील करो, हाँ बात तो सही है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे? आप ये देखो, ये वेक्टर, सॉरी, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे। आपको वेक्टर्स ड्रॉ करना आता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का जो एल्गोरिदम है वही आपको हेल्प करेगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा साइड करके दिखा रहा हूं सो दैट आई कैन शो यू ऑल द वेक्टर्स। ये देखो, अब इस वेक्टर को भूल जाओ, इसकी जगह पे मैंने इसके कंपोनेंट्स ले लिए। अब अगर आप देखोगे, इस प्रोसेस को समझो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आप देखोगे, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी अगर आप इसे देखोगे तो मैं फिर से आपके लिए ये एक्सेसेस बना दे रहा हूं। ये इल्यूस्ट्रेशन आपको हेल्प करेगा समझने के लिए जब आप इसको देखोगे। एक बार कलर कोडिंग इसलिए दी गई है ताकि आपको समझ में आए। अभी आप देखो, आपको फील आएगी। देखो, ये देखो, अगर आप ओरिजिनल वेक्टर को हटा के ये कंपोनेंट्स को देखोगे, ध्यान से देखो। एक कंपोनेंट है, फील करना, मैं ये स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ। एक कंपोनेंट है रेड कलर वाला वेक्टर का 8 न्यूटन इस तरफ, और ग्रीन कलर वाले वेक्टर का इस तरफ। ये कितना आएगा? अच्छा मैंने लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं। ये कितना आएगा जल्दी बोलो? क्या ये आ जाएगा? ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा, विल इट बी 10 cos 37 डिग्री? ऊपर वाला अलोंग वर्टिकल एक्सिस अभी आएगा 10 cos 37 डिग्री। 10 cos 37 डिग्री मतलब 10 into 4/5। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। इज इट 8 न्यूटन?
और इधर वाला कितना आ जाएगा 10 sin 37, sin 37 इज 3/5, 10 into 3/5 इज 6 न्यूटन। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब देखो, क्या आप ये फील कर पा रहे हो, क्या आप ये फील कर पा रहे हो कि अभी जो भी ग्रीन कलर और रेड कलर वाले वेक्टर्स आए हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ये सभी यू नो ये सभी देखो जो हॉरिजॉन्टल में है, ध्यान से देखना, रेड कलर वाला और ग्रीन कलर वाला, क्या आपको दिख रहा है इट इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है बी, यस और नो? क्या ये बी फॉलो कर रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में? तो नेट क्या होगा इन दोनों के कारण, इन दोनों का नेट क्या होगा बोलो? क्या इन दोनों का नेट आएगा इस तरफ एंड इट विल बी 2 न्यूटन, क्योंकि 8 न्यूटन से 6 न्यूटन सब्ट्रैक्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो बचेगा कितना 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन इस तरफ आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब देखो वर्टिकल में, देखो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या दोनों को सिंपली ऐड कर लेते हैं? तो क्या वर्टिकल में जो होगा, क्या आपको फील आ रही है? क्या वर्टिकल में जो होगा क्या वो ऐसा कुछ होगा? और वो कितना होगा बोलो? विल इट बी इक्वल टू 14 न्यूटन? तो अगर मुझे अब देखो, अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड करने से अब मैंने दोनों वेक्टर को इजीली इस तरीके से अरेंज कर दिया विच इज एट 90 डिग्री। क्या अब इसका रिजल्टेंट निकालना काफी आसान है? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या एज पर द थर्ड रूल अरेंजमेंट अगर दो वेक्टर इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या इसका रिजल्टेंट आ जाएगा? अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो इसको मैं प्रोसेस के हिसाब से दिखाता हूँ, देखे ध्यान से। तो ये दोनों वेक्टर हेड टू सॉरी टेल टू टेल अरेंज्ड हैं, तो मुझे यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? बोले एवरीवन, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एनी आइडिया विच रूल आई विल अप्लाई हियर? एनी आइडिया विच रूल आई विल अप्लाई हियर? एनी आइडिया? देखो इतनी बार पूछने पर भी जवाब नहीं आता। जवाब नहीं आने से मुझे समझ नहीं आता है कि बच्चे को कितना समझा। तो जवाब दिया करो। और सिर्फ एक या दो लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी सब लोग पागल हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये पैरेललोग्राम रूल होगा? क्या ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है? तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर होगी। विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलना समझ में आया कि नहीं, 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 प्लस 4 ये आ जाएगा रूट 200 न्यूटन, या रूट 200 जो भी है, न्यूटन, हाँ न्यूटन लिया था मैंने। तो ये आया आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए अगर मैं बोलूं ये एंगल बताओ, ये कितना एंगल बना रहा है 2 न्यूटन के साथ, थीटा सपोज, ये बता सकते हो ये थीटा कितना है? थीटा बता सकते हो? अच्छा अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल विथ 2 न्यूटन वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या ये सही है थीटा? तो ये थीटा बता सकते हो आप? कैसे बताओगे ये थीटा? एनी आइडिया? थीटा कैसे बताओगे? थीटा कैसे बताओगे? tan थीटा इज इक्वल टू, कैसे बताओगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? सिंपल है, इसमें ट्राइंगल रूल लगा दो ना। कंपाउंड मेथड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। बोलो परपेंडिकुलर कितना है? 14। बेस कितना है? 2। तो tan थीटा 7 आया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7 आया, बिकॉज 7 इज अ नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? इसे उतारो, आगे बढ़ते हैं फास्ट क्विकली। अच्छे से देखो, क्या आपको समझ में आया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड कैसे करते हैं? प्रोसेस समझ में आया? अब देखो, तुम इस चीज को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, तुमको समझ में भी आएगा। देखो ध्यान से,
एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये क्लैरिटी देगी आपको। देखिए ध्यान से, सपोज मैंने ये मान लो अपना एक्सेस ले लिया है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ वेक्टर्स ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया इस तरफ, ठीक है। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है, लेट अस से इट इज 5√2 न्यूटन। एक वेक्टर इधर लिया। दूसरा वेक्टर जो है, सब लोग देखें, दूसरा वेक्टर मैंने लिया इस तरफ, ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। और ये जो एंगल है, अच्छा एंगल देना भूल गया, क्या एंगल मैं देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और एक तीसरा वेक्टर है, फील करना, तीसरा वेक्टर जो लिया है मैंने मैंने ऐसे लिया है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सपोज आई से दिस इज 15 न्यूटन, ठीक है। अब एंगल दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एंगल्स क्या क्या है, फील करो। एंगल्स है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये एंगल है 53 डिग्री। मुझे इन तीनों वेक्टर का एडिशन चाहिए, रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है, पहले ये करके दिखाओ, फिर मैं आगे की बात करता हूं। 1 मिनट का समय लो, फास्ट, क्विकली एवरीवन, फास्ट। सीख रहे हो आप तो घबराओ मत। ओके, क्या आप सभी वेक्टर्स का, सर प्लीज नेम द वेक्टर्स, ओके लेट्स नेम इट। इस वेक्टर को मैं बोलता हूं ए वेक्टर, गुड। देखो अभी आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस समझ में आ रही, नेम वेक्टर करना जरूरी है, अगर कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि अच्छा ऐसा ही क्यों करते हैं, नेम करना क्यों जरूरी होती है। लेट्स से ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। अब प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस तो सिंपल है। प्रोसेस क्या करेंगे, हर वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालेंगे। कंपोनेंट्स निकालने के लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको परपेंडिकुलर खींचना है फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्सेस, जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट्स निकालना है। सबका यही करो, सबका पहले ये काम करो। आपको ये समझ में आ रहा है। देखो मैं कलर कोडिंग यूज कर रहा हूं, आपके पास कलर कोडिंग का प्रोविजन नहीं होगा तो आप प्रॉपरली उसे मार्क करें और ये प्रोसेस को दिखाएं। इतना लिखना नहीं पड़ेगा, एक डायग्राम स्पीक्स 1000 वर्ड्स, राइट। तो एक अच्छा डायग्राम अगर होगा तो आपको क्लैरिटी अच्छे से रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्लैरिटी यही है। देखो ये 5√2 न्यूटन है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, फील करना, ये वाला कंपोनेंट कौन सा भाई, ये वाला। देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ब्लैक कलर वाला वेक्टर का, सॉरी ए वेक्टर का, ये कंपोनेंट कितना है बोलो, एनी आइडिया, जल्दी बोलो। क्या ये 5√2 cos 45 डिग्री, 5√2 sin 45 डिग्री, इज इट 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एवरीवन? हाँ सर, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आ जाएगा। 5 cos 45, 5√2 cos 45 डिग्री एंड 5√2 sin 45 डिग्री करो तो यही आता है। क्या क्लैरिटी है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, क्लैरिटी यही है। अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप इसको कट कर दो। किसको कट कर दें, ये करने के बाद इसको कट कर दें। कट क्यों करें, क्योंकि इनकी जगह पे हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं। ये भी रहेगा, कंपोनेंट भी रहेगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। वर्ड समझना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो 5√2 को भूल जाओ जो ओरिजिनल वेक्टर था, और कंपोनेंट के साथ काम चलाओ। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, राइट। अच्छा, समझ में आई बात। एक बहुत गहरी बात बताई है मैंने, फील आई। अच्छा, अब क्या करें, अब हम यहां से एक दूसरी वेक्टर लेते हैं, थोड़ा सा साइड वेज करके दिखा रहा हूं ताकि एक साथ ये दोनों वेक्टर मर्ज ना हो जाए, अदरवाइज देखने में दिक्कत होगी, बस और कुछ नहीं।
अब बताओ ये वेक्टर्स का क्या करें। ये वेक्टर कितना हो जाएगा 10 cos 37। cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5। तो 10 इंटू 4/5 क्या ये 8 न्यूटन आएगा, हाँ सर। और ये कितना आ जाएगा 10 sin 37। क्या cos और sin कैसे डिसाइड हो रहा है ये पता चल रहा है। मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमने उसकी काफी प्रैक्टिस की है। सो 10 sin 37, sin 37 कितना हो जाएगा 3/5। 10 इंटू 3/5 इज 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन है। अब ये देखो ये 15 न्यूटन है। 15 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक कंपोनेंट ये थोड़ा सा नीचे करके दिखा रहा हूं, और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, थोड़ा सा साइड करके दिखाया है, ठीक है ना, ताकि एक्सेस के साथ मर्ज ना हो जाए, आपको दिखे। आइए अब बताइए इसका कितना वैल्यू लें। 15। ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये क्या होगा, कॉस या साइन होगा। इज इट 15 cos 53? cos 53 होता है sin 37। तो 15 इंटू साइन 37, साइन 37 होता है 3/5। 15 इंटू 3/5 कितना होगा 9 न्यूटन। 15 इंटू 3/5 ओरल। और ये क्या हो जाएगा sin 53, sin 53 is cos 37। 15 इंटू 4/5 दैट इज 12 न्यूटन। अब हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। देखो ध्यान से कितना आसान है ये। अरे वाह यार मस्त हो गया। तो ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत आसान है ये। यस, इससे अगर सोचो, अभी अगर यही वेक्टर्स को आपको एनालिटिकली जोड़ना पड़ता, डोंट यू थिंक ये एक सरदर्द हो जाता। अगर यही वेक्टर्स को आप सोचो, रियलाइज करो, अगर यही वेक्टर्स को आपको एनालिटिकली जोड़ना पड़ता, क्या आपका सरदर्द नहीं होता, होता। तो अब देखो ध्यान से, ये इस साइड है, अलोंग एक्स एक्सिस है 9 और 5 14, 14 न्यूटन। अच्छा ये सब मैं उड़ा देता हूँ, है ना। ये प्रोसेस भी आपको अपने इसमें रखना है कि आप इसको हटा रहे हो और इसकी जगह पे कंपोनेंट्स ले रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाती है, बच्चा डबल काउंटिंग कर देता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्लैरिटी है ये। अब देखो ध्यान से, ये 9 और 5 14 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड 8 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 14 और 8 का 6। तो क्या मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, किस डायरेक्शन में 6 लिखूंगा, क्या ये डायरेक्शन में 6 लिखूंगा, सब लोग बोले, क्या ये डायरेक्शन में 6 लिखूंगा। यस सर, लिख दिया 6। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। अच्छा अब क्या करें, अब वर्टिकल वाला देखो। वर्टिकल में देखो नीचे की तरफ 12, ऊपर 11। तो क्या वर्टिकल में कौन कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 12 बड़ा है एज कंपेयर टू 11। ऊपर साइड में देखो 6 और 5 11 हो रहे हैं, और नीचे साइड में 12 है, कौन बड़ा है 12। अरे बोलो, तो क्या ये 1 न्यूटन होगा एवरीवन। हाँ एकदम क्लैरिटी आई है। अब क्या ये दोनों वेक्टर को जोड़ना हमारे लिए केक वॉक है, क्या हमारे लिए केक वॉक है, ये 90 डिग्री पे है। तो हम इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो हमें ऑलरेडी याद है। इसका डायरेक्शन कितना बनाएगा सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो दो बचे, इसके ऊपर आप पैरेललोग्राम रूल लगा दो। देखो कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ये हॉरिजॉन्टल में 6 कैसे आया, मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देखो ये ब्लू कलर वाला वेक्टर देखो, और ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर देखो अलोंग हॉरिजॉन्टल। 9 न्यूटन और 5 न्यूटन, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। इसीलिए ये पढ़ाया था। देखो तुम लोग ना ध्यान नहीं देते हो, अभी स्कूल में नहीं हो भाई, है ना, कि चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट ही खा रहे हो, और रट लोगे तो एग्जाम में आ जाएगा। अगर दो वेक्टर एक साइड में है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा दोनों का रिजल्टेंट, सिंपली दोनों का एडिशन ना। तो इसमें इतना क्या खास बात है, 9 न्यूटन और 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में है ना, तो 14 न्यूटन इस तरफ हो गया, और 8 न्यूटन बैक साइड में है। तो बैक साइड में जब दो वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या दिखाया आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बैक साइड में होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे 9 और 5 14 न्यूटन इस साइड में, और 8 न्यूटन इस साइड में है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 6 न्यूटन किस साइड में, जो बड़ा है उस साइड में। फील आई, फील आई, सिंपल। तो इधर 6 और 5 न्यूटन, 11 न्यूटन ऊपर और 12 न्यूटन नीचे, कौन बड़ा है, 12 न्यूटन बड़ा है, तो इफेक्टिवली 12 न्यूटन की तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा 1 न्यूटन का। अब इसका रिजल्टेंट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। क्या ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, सब लोग बोलेंगे हाँ सर, परफेक्ट, दिस इज व्हाट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई कुछ भी पूछ ले, क्या मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, मतलब अब ये जो है, अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर के सम का ये मैग्नीट्यूड है। आप उस टाइम पे मत बोलिएगा ये 6 न्यूटन और 1 न्यूटन का रिजल्टेंट है, नहीं भाई, 6 न्यूटन 1 न्यूटन तो तुम कंपोनेंट करने के बाद आया, तो ये एक्चुअली ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट है, विच इज कितना मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड इज √37 न्यूटन। और डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अगर दिखाओगे थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो, इज इट परपेंडिकुलर बाय बेस, विच इज 1/6, यस और नो, 1/6। क्या समझ पा रहे हो आप, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो सिखाया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/6। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज इट वाज नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। नॉन स्टैंडर्ड मतलब 0, 30, 45, 60, 90 इनको छोड़ के कोई भी अदर वैल्यूज हो, और 37 53 भी इन्वॉल्व होगा, तो वो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो वहां पे tan इनवर्स के फॉर्मेट में आंसर देना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया, डिड यू गॉट द प्रोसेस, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, क्या क्लैरिटी है, पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है क्या, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया। ऐसा मैं आपको 3 वेक्टर जोड़ने के लिए बोलूं, 4 वेक्टर जोड़ने के लिए बोलूं, 5 वेक्टर जोड़ने के लिए, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन सोचो अगर मैं बोल दूं, क्या आप कंपोनेंट मेथड से खट 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 सबके कंपोनेंट्स निकाल लोगे, और कंपोनेंट्स इधर 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 ऑपोजिट होंगे, एक एक्सिस के, या सेम डायरेक्शन में होंगे, उनका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर जो आ रहा है उसका रिजल्टेंट निकाल लो, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट यू आर एडिंग। समझे, 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 क्लैरिटी है, डिड यू गेट इट। तो ये जो रिजल्टेंट है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी हो रही है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, सुनो ध्यान से, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, किस तरफ, देखो, इज इट पॉइंटिंग समवेयर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये वेक्टर का हेड देखो, ये वेक्टर का हेड किधर पॉइंट कर रहा है, सम एंगल साउथ ऑफ ईस्ट, एंड दैट सम एंगल इज tan इनवर्स 1/6, इट इज पॉइंटिंग इन द साउथ डायरेक्शन। सब कुछ बता सकते हो तुम क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या ये प्रोसेस समझ में आया है, पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का पक्का, आ जाओ। देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन मैं लूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स है, फील करना, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, लेट अस से दिस इज सम वेक्टर ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, ये है सपोज सम वेक्टर बी वेक्टर, और ये दिया हुआ है सपोज कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू सम वैल्यू सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स हैं, लेकिन ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो सी के बराबर है। डिड यू एबल टू रीड दिस, क्या ये इंस्ट्रक्शन आप समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो, राइट, ये समझना जरूरी है, क्लैरिटी है सबको। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, सपोज मैं बोलूं कि इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो आपने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला है, याद करो, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर 2 वेक्टर की इक्वल मैग्नीट्यूड होगी और उनको अगर हम जोड़ें, तो 2 वेक्टर एनालिटिकल मेथड से मैंने इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, उसको बॉक्स के अंदर रखा था। क्या फॉर्मूला आया था बोलो, इज इट 2c cos थीटा बाई 2, इज इट 2c cos थीटा बाई 2, आया था क्या, याद है आपको, याद नहीं है, याद नहीं है, अभी से ये हालत है, फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, बेसिक मैथ्स कर रहे हो फिजिक्स करने के लिए, इसमें ये हालत है। ये सब चीजें खटाखट खटाखट क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको इसका आंसर कंपोनेंट मेथड से लाके दिखाऊंगा। सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड किया इस तरीके से, ये बोल रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बोल रहा हूँ वर्टिकल एक्सिस, और इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों वेक्टर के टेल पॉइंट से गुजर रहा है, ऐसा मान लो कि ये ओरिजिन है,
ठीक, अब आप देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट लोगे। कंपोनेंट लेने का तरीका क्या है, आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा इनके ऊपर, तो आपने परपेंडिकुलर खींचा है इनके ऊपर। थोड़ा सा ये है ना ऐसा दिख रहा है, बट ये दोनों बिकॉज सेम लेंथ के हैं तो दोनों एक ही साथ आएंगे, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और इसका आपने कंपोनेंट लिया जो ऐसे, दोनों एक्सेस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर खींच दिया कंपोनेंट करने के लिए, ठीक है ना। अब आप इनके कंपोनेंट लो, अगर आप इनके कंपोनेंट लोगे, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसका, ए वेक्टर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और अलोंग बी एक्सिस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, so along vertical axis it will be something like this, v एक्सिस नहीं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये बी वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट करें, प्रोसेस को समझना, देखो कितना आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट किया तो इधर आया, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो वी डिड समथिंग लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट, क्लैरिटी है ये, आई होप यू अंडरस्टूड इट, क्लियर है ये, हाँ ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का इस साइड वाला कंपोनेंट, इसको मैं लिख रहा हूँ रेड से ही, इसको हटा देंगे अभी, क्या इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा बाई टू। थीटा बाई टू क्यों, क्योंकि मैंने ये एक्सिस जो लिया है ये इसका एंगल बाइसेक्टर पे लिया है, तो ये भी थीटा टू है और ये भी थीटा टू है, थीटा बाई टू है। तो क्या ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा बाई टू, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा बाई टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी वेक्टर का अगर हम लेते हैं, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड था सी के बराबर, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ सी कॉस थीटा बाई टू एंड सी साइन थीटा बाई टू, बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो सी है, ठीक है, ये आ गया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सी है, तो क्या क्या सुने ध्यान से, क्या इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा बी वेक्टर का अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्या उसे मैं लिखूंगा, वो ऑलरेडी कर दिया था, सॉरी डबल हो गया, एक सेकंड, क्या ये मैं लिखूंगा एज सी कॉस थीटा बाई टू अगेन, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा सी साइन थीटा बाई टू। अब फील करो, क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, एक ही एक्सेस के ऑपोजिट डायरेक्टेड है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या एक दूसरे को कट कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या इसका आएगा, फील करो, विल इट बी, क्या आपको फील आई, क्या कंपाउंड मेथड से ये अच्छे से दिख रहा है, एनालिटिकल मेथड से उतना अच्छे से दिखता नहीं था, कंपाउंड मेथड से अच्छा, हाँ यार बात तो सही है, क्या आपको समझ में आ रही है, क्या क्लैरिटी यही है, क्या अब जो रिजल्टेंट है, क्या रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू 2c cos थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट है। याद करो मैंने आपको सिखाया था, अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स को आप, दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड को आप जोड़ रहे हो और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आता था 2c cos थीटा बाई 2, where c is the magnitude of those two vectors। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, आर यू एबल टू अप्रिशिएट इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, बोलिए, इससे ज्यादा मैं आपकी क्लैरिटी नहीं दे सकता हूँ, दिस इज द लेवल बेस्ट दैट आई कैन ट्राई ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आई है, कि दो वेक्टर को जब जोड़ते हो, इसका आप रिजल्टेंट निकालो एनालिटिकल मेथड से, सेम आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2, वहां पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके दिखाया था। यहाँ पे देखो कंपाउंड मेथड से काफी आसानी से निकल के आ जाता है, डिड यू गेट अ फील। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वो जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 into magnitude of those vectors into cos of theta by 2, where theta is the angle between two vectors। क्या फील आई है। I will stop here and we'll continue our discussion tomorrow on this. Thank you very much. Please go and complete it entirely and start working on the vectors and coordinate system worksheet. You should do it first. किसी भी अदर वर्कशीट को छूने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिनका प्रोसेस कंप्लीट है एडमिशन का, कि पहले वो काम कर ले। बाकी लोग, जो लोग प्रोसेस समझ चुके हो एंड दे आर ओके विथ व्हाट आई टीच,